सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। पाकिस्तान ने जिस बेहतर अंदाज से कोरोना को हैंडल किया उसको पूरी दुनिया ने माना। पिछले साल पाकिस्तान की तारीफ की गई, मिसालें दी गई। पिछले साल कोरोना आया तो दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें तबाह हुई, लेकिन पाकिस्तान की मईशत भी शदीद मुश्किलात से दोचार हुई। मुश्किलात बढ़ी तो कोरोना वायरस की वबा से बचाव के लिए आलमी इदारों ने गरीब ममालिक की मदद के लिए फंड्स कायम किए। इन्हीं आलमी इदारों ने हुकूमत पाकिस्तान को भी कोरोना रिलीफ फंड्स दिए और अब हुकूमत से ये सवाल पूछा जा रहा है, ये बार बार उनसे दरियाफ्त किया जा रहा है कि कोरोना वायरस की वबा का मुकाबला करने के लिए IMF ने पाकिस्तान को $1.25 अरब दिए, वो इमदाद कहाँ खर्च हुई। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस की वबा का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को $1.5 अरब की इमदाद दी। बताया जाए ये फंड किन मंसूबों पर लगाए गए। हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक से मिले $200 मिलियन कहां खर्च कर दिए। वजीर आजम के कोरोना रिलीफ फंड में भी पाकिस्तानियों ने अरबों रुपए जमा करवाए, उनको आखिर कहां खर्च किया गया। अब जब बजट करीब है तो इससे पहले ये सवालात उठाए जा रहे हैं। फंड्स कहां गए पूछा जा रहा है। हुकूमत फंड्स की डिटेल क्यों पब्लिक नहीं कर रही, क्यों कोरोना फंड्स की ऑडिट रिपोर्ट को छुपाया जा रहा है। खबरें ऐसी सामने आ रही हैं कि इस खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट में कोरोना अखराजात में संगीन बेज़ाब्तिगियों की निशानदही की गई है और इसीलिए हुकूमत ने ऑडिटर जनरल से कोरोना वायरस फंड से मुतालिक ऑडिट रिपोर्ट की छपाई में ताखीर का कहा है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जावेद जहांगीर ने भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को हुकूमत के 12 खरब रुपए के कोरोना पैकेज के ऑडिट की तफसीलात बताने से साफ इनकार कर दिया। सिर्फ इतना बताया कि साल 2019-2020 में 345 अरब रुपए जारी हुए। वो ऑडिट रिपोर्ट से फिलहाल किसी को आगाह नहीं कर सकते। जब तक ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं होती उस वक्त तक ये सवालात अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे और हुकूमत को इनका जवाब देना पड़ेगा। और अब इस वक्त एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या नए वजीर खजाना शौकत तरीन मुल्क की मईशत को आखिरी 2 सालों में हकीकी इस्तेहकाम की जानिब ले जाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि शौकत तरीन वजारत संभालने से कबल ये इकरार कर चुके हैं कि इमरान खान की मौशी टीम ने मईशत का दिया है। एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए शरह सूद को 6 से 13 तक ले जाकर कर्जों का बोझ कई गुना बढ़ाया गया। क्या कहा था उन्होंने उस वक्त, ये आप सुनिए। तो कुछ दिन पहले तक जिस हुकूमत को मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करने का ताना दे रहे थे, वो मईशत में बेहतरी के दावे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुल्क तेजी से इस वक्त तरक्की की जानिब जा रहा है। ये 1 महीने में अचानक ऐसा क्या कमाल हो गया कि शौकत तरीन साहब का स्टेटमेंट और ख्यालात एकदम से तब्दील हो गए। वजीर खजाना शौकत तरीन अब ये कह रहे हैं कि मुल्क की मईशत का बेड़ा इसहाक डार ने गर्क किया। उनसे पूछें कि रुपए की कदर मसनूई तौर पर किसने ऊपर रखी। पिछली हुकूमत के आखिरी साल शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने डॉलर को डी वैल्यू किया। क्या कहा उन्होंने अब वजीर खजाना बनने के बाद, जरा ये सुनिए। शौकत तरीन ने दावा किया कि पिछली हुकूमत की ग्रोथ कर्जे लेकर दिखाई गई और मौजूदा हुकूमत कर्जों पर इन्हिसार कम करना चाहती है। हम यानी ये हुकूमत दिखाएगी कि गुर्बत का खात्मा कैसे किया जाता है। क्या कहा इस बारे में उन्होंने, ये भी सुन लीजिए। तो इन हुकूमती दावों पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ये कहते हैं कि मुश्किल वक्त गुजर गया, मुश्किल वक्त उनके ATMs के लिए खत्म हुआ होगा, क्योंकि आम आदमी का दिन हर गुजरे दिन के साथ बुरा होता है। मुल्क में हर रोज महंगाई बढ़ती जा रही है, गुर्बत और बेरोजगारी अब तारीखी सतह पर पहुंच चुकी है और वजीर आजम कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है। बयानात से वाज़ेह है कि वजीर आजम का आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है। जब बजट आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, ये सुनिए। वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आज़म साहब के जो बैंक ATM मशीन्स हैं, उनके लिए तो मुश्किल वक्त जरूर खत्म हुआ होगा। महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, गुर्बत और बेरोजगारी तारीख के इंतहा पे पहुंच चुका है और हमारा वज़ीर आज़म कहता है कि पाकिस्तान का मईशत तरक्की कर रहा है, खुशहाली का दौर बीत रहा है। हम इंतजार कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब का बजट का। हम देखेंगे, बजट पेश होगा, पता लगेगा, दूध के दूध और पानी के पानी नजर आ जाएगा। और इसी गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को गिराने में नाकामी की जिम्मेदारी अपोजिशन के अपने पुराने साथियों पर डाल दी। कहा कि हुकूमत के असल सहूलतकार वो हैं जो इस्तीफों को लॉन्ग मार्च से नथी करके लॉन्ग मार्च से पीछे हटे। शहबाज शरीफ के खाने पर बजट में अपोजिशन का साथ देने गए थे, लेकिन उस पर भी नून लीग के कुछ रहनुमाओं ने बयानात देकर शहबाज शरीफ की बेइज्जती की। क्या कहा बिलावल ने, सुनिए, फिर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं। असल सहूलतकार वो है
जो इस्तीफों को लॉन्ग मार्च के साथ नथी करके लॉन्ग मार्च से पीछे हटे। इनके इंसल्ट्स के बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ के खाना के दावत पे इसलिए किया था कि हाँ, अवाम को इन मुआशी मुश्किलात से अपने डिफरेंसेस के बजाय निकालें। अनफॉर्चुनेटली उस डिनर के बाद नून लीग के कुछ ओहदेदारान ने हमें नहीं, हमारा होस्ट को इंसल्ट किया और पब्लिकली इंसल्ट किया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निसार खोड़ो साहब, नून लीग से राना तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। निसार खोड़ो साहब, बिलावल साहब ये कह रहे हैं जब आप लोग शहबाज साहब के डिनर पर गए, अवामी मफाद में गए, लेकिन वहां पर आप उस दिन के अगले दिन आप लोगों से मुताल्लिक तनकीद नहीं की गई, बल्कि कुछ ऐसे बयान दिए गए जिससे उन्हीं की अपनी पार्टी रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ की इंसल्ट की। वो कौन से रहनुमा थे, वो कौन से बयान थे जिनके बयान से शहबाज साहब की इंसल्ट हुई? निसार खोड़ो साहब मुझे जो थोड़ा बहुत याद पड़ता है वो तो पहले मरियम नवाज साहब का बयान था कि शहबाज शरीफ का पीडीएम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो पार्लियामान लीडर हैं या अपोजिशन लीडर हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर बैठेंगे, वहीं सियासत करेंगे, पीडीएम की पॉलिसियां कोई और बनाएगा। अब ये तो कुछ इस तरह से बयानात फिर किसी और ने भी दे दिए, किसी और ने भी, मैं नाम क्या लूँ, लेकिन मरियम साहबा का थोड़ा बयान मुझे याद है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और भी दूसरे होंगे जिन्होंने दिया। मैं नाम लेने से कुछ नहीं होता। मौलाना फजल रहमान साहब भी हमले कर रहे हैं जी। उन्होंने कहा कि हम इन रहनुमाओं पे ज्यादा नहीं बोलेंगे, तो उनके साथ कुछ दिन रहेंगे, लेकिन अमल और जो एक्शंस हैं वो खुद ही एक्सपोज होते जा रहे हैं कि उन्होंने ही अपोजिशन को नुकसान पहुंचाया। अगर पीएमएलएन और पीटीआई मुकमुका करके पंजाब में सेनेट की इलेक्शन जीत जाती है और परवेज इलाही साहब को भी एक वोट दे देते हैं, एक सेनेटर उसका भी जितवा देते हैं, तो कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब ने कोई शोकाज नोटिस दिया, कोई नोटिस लिया, कोई बयान दिया? नहीं दिया। हमने इलेक्शन लड़ा, हमें इलेक्शन लड़ने के लिहाज से जीते, हमने उनसे कहा कि भाई बाइकआउट नहीं करो, इलेक्शन लड़ो, और ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान को बुरी तरह से शिकस्त हुई। वो भी एक प्रूफ हो गया आवाम के सामने कि इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी ख़त्म कर चुका है। हम तो वो बात कर रहे हैं कि जैसे एक्सपोजर होता जाए, चाहे पब्लिक पे खड़े हो के एक्सपोजर हो या पार्लियामेंट के अंदर एक्सपोजर हो। यही पीडीएम का था कि जी पार्लियामेंट के अंदर भी जद्दोजहद करेंगे, पार्लियामेंट के बाहर भी करेंगे। हम तो उसके तरफ जा रहे थे कि जी इमरान खान को और कमजोर करके दिखा सके। क्या कहा इमरान खान ने? अपोजिशन अगर इकट्ठी होती तो मुझे शायद निकाल लेते। ये तो चलो एक तरफ से एडमिशन भी थी कि मेरी हुकूमत कमजोर हो चुकी है, अगर और वो इकट्ठी होकर निकालती तो मैं शायद निकल जाता, लेकिन कह तो दिया ना उसने। खोड़ो साहब ये भी कहा कि अगर ये आपकी तहरीक अवाम के लिए होती, अवाम के हक में आप लोग निकले होते तो अपने मकसद में कामयाब होते, लेकिन आप लोग अपने अपने सियासी फायदे थे इसलिए नाकाम हो। ये उनका पूरा बयान है। ठीक है, जो भी था वो उन्होंने यही कहना है, तो मैं इस पे ना जाऊं। इन्होंने अपने आप के लिए लोग तैयार थे, पूरा सिंध तो कम से कम तैयार था ही था, लेकिन शर्त लगा के कि इस्तीफा दो, उसके बाद लॉन्ग मार्च में चलेंगे। उन्होंने अपने आप पर खुद ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी और खुद ही इस तरह से सारी तितर बितर हो गई अपोजिशन। अब क्या कहें, खुद ही ऐलान कर रहे हैं कि जी पीडीएम का कोई हिस्सा नहीं, तो पीडीएम रही नहीं। पीडीएम तो सारी जमातों का इज्तिमा था ना। चलिए आप ये कह रहे हैं पीडीएम रही नहीं, अब क्या नून लीग भी वाकई ये समझती है कि पीडीएम नहीं रही, या फिर पीडीएम मौजूद है और आप उसका हिस्सा नहीं है? राना तनवीर साहब से जानते हैं। राना साहब, ये वाकई मरियम नवाज के बयान से शहबाज शरीफ साहब की बेइज्जती हुई थी, जिस तरह बिलावल साहब ने फरमाया, खोड़ो साहब ने मजीद उसकी तस्दीक कर दी, और पीडीएम अभी मौजूद है या फिर पीडीएम खत्म हो गई, जैसे खोड़ो साहब कह रहे हैं कि वो तो पीपल्स पार्टी ने बनाई थी? देखें, बात यह है कि अगर पीडीएम तो है, अगर कोई 10 पार्टियां थी, 11 पार्टियां थी, 2 उसमें चली जाएं तो बाकी तो पार्टियां उधर हैं, और पीएमएलएन सबसे बड़ी पाकिस्तान की जमात है, वो उसको आगे लेके जा रही है उस जदोजहद को। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इकट्ठे होते तो बिल्कुल बहुत अच्छा था। अपोजिशन पीडीएम में सारी मिलके पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, अगर वो भी साथ होती
तो यकीनी तौर पे जदोजहद को ताकत मिलती और उसके और राणा साहब फिर बनाने वाले तो पीपल्स पार्टी ही थी ना, इसको ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बनाने वाले तो सारे ही होते हैं। APC बुलाई बिलावल साहब ने, इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और हमने साहब ने रजामंदी जाहिर की, लेकिन बना सब मिलके बैठे और उन्होंने एक 26 पॉइंट्स पे सबने साइन किए, एग्रीड वो एक 26 पॉइंट्स है। ये कहना कि वो क्योंकि हमने APC बुलाई थी लिहाजा हमारी PDM है, ये बात मैं समझा मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर हम मिलके चलते तो यकीनी तौर पे उसके असरात हुकूमत पे बहुत ज्यादा होते, जिसके लिए हम आगे जदोजहद कर रहे थे सारे मिलके। अब भी मैं समझता हूँ कि हमें मिलके जो काज है वो सभी अभी ठीक है, बयानात आ रहे हैं दोनों तरफ से, लेकिन जो मकसद था वो तो मकसद अब भी सभी का मुझे लगता है कि है कि इस हुकूमत को निकाला जाए, निजात दिलाई जाए पाकिस्तान को इनसे, जो उन्होंने पाकिस्तान को डुबो दिया है। लेकिन असेंबली में, पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर अगर जदोजहद हो तो यकीनी तौर पे चले। अब निकलना क्या किसने है, उन्होंने अपने बोझ से निकलना है। लेकिन जो बातें इस किस्म की हो रही हैं, अभी देखें ना, खोड़ो साहब ने बात की कि पंजाब में सेनेट का इलेक्शन, वो मैं आपको बताऊं, सेनेट का इलेक्शन का जो रूह रवां थे इस तरह करने में वो बिलावल साहब थे और जरदारी साहब थे। और ये परवेज इलाही साहब का स्टेटमेंट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने बार बार बताया कि वो उन्होंने ये तजवीज पेश की थी जब उनको ये मिले थे, जब इधर आए थे लाहौर में। यानी राणा साहब ये आप कह रहे हैं कि बिलावल साहब और जरदारी साहब ये चाहते थे कि आप और PTI सेटलमेंट कर लें पंजाब में? सेटलमेंट नहीं, ये उन्होंने उधर साहब ने जब ये गए उनके घर तो वहां पे बात हुई और उन्होंने कहा कि अगर ये हो तो इससे बेहतर है। तो ये बात इन्होंने आगे पहुंचाई PMLN को और वहां पे इनकी प्रपोजल से इत्तेफाक किया। ये इनिशिएटिव भी बिलावल साहब का, परवेज इलाही साहब का था। ये परवेज इलाही साहब ने तो 8 दिन में फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो पंजाब में ये सारी सीटें हमारी हो गई हैं अपोज, वो इनिशिएटिव बिलावल साहब जब हमारे घर आए तो उस वक्त का है और ये बात वहां से चली। तो राणा साहब चलें, ये तो एक बंद कमरे की मुलाकात में उन्होंने तजवीज दी और आप लोगों ने उस तजवीज को मान लिया। लेकिन जब वो अलल ऐलान अदम एतमाद की तजवीज देते हैं आप लोगों के, पंजाब में अदम एतमाद लाएं, हुकूमत गिराने की कोशिश करें, तो वो तजवीज आप लोग नहीं मानते? नहीं, वो भी क्यों नहीं मानते, हम अदम एतमाद ऊपर भी मानते हैं, नीचे भी मानते हैं। लेकिन हमारा जो इनके साथ एक सवाल हम खड़ा करते थे, अदम एतमाद एक बहुत कामयाबी के उसके जो चांसेस होते हैं बहुत कम होते हैं, बहुत ही 0.001% कहीं होते हैं। तो आप हमें बताएं कि किस तरह आपके पास स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है। तो उससे ये अगर फेल हो जाएगा तो उससे हम यकीनी तौर पर डैमेज होगी अपोजिशन। तो हमें आज तक नहीं बताया गया, क्योंकि हमारे यहाँ 30 बंदे कम है पंजाब में। अगर 30 बंदे हमें बताएं कौन से हैं तो उसके बाद वो ऊपर बात हो सकती है, ये कौन सी बात है। लेकिन हमें पता है कि ये एक कोशिश करना, ये डाइवर्ट करना है उस जदोजहद से या उस मकसद से, या जो हम एक मूवमेंट बनाई हुई है। लेकिन साहब ये उस वक्त आपको डिटेल बता सकते हैं ना, जब आप इनको बैठकर बात करने का मौका देंगे, जब अपोजिशन ही चलती रहेगी एक दूसरे के खिलाफ। जी खोड़ो साहब, आप जिस एडजस्टमेंट का इनको ताना दे रहे हैं पंजाब में, वो तो तजवीज़ बिलावल साहब और जरदारी साहब की थी। देखें, बात सुने, उनकी तजवीज़ वहाँ तक तो ठीक थी क्योंकि थी मुकमुका हो सकता था और 5 सीटें मिल सकती थी, 5 PTI को मिल सकती, यानी PTI और PMLN इकट्ठे बैठकर इस पे अफवाम तफहीम के साथ ये कर बैठते हैं, क्योंकि बिलावल साहब ने उनको कहा कैसा हो जाए आपके कहने के मुताबिक। राणा तनवीर साहब ने मैं दूसरी बात कर रहा हूँ मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। अब अगर कह रहे हैं राणा साहब कि जी PDM मौजूद है, तो अभी जो हाल ही में इजलास हुआ जिसमें कहा गया कि जी फलां तारीख को हम जलसा करेंगे और फलां तारीख को ये करेंगे वो करेंगे, उसमें इस्तीफ़ाओं का जिक्र क्यों नहीं था? क्यों नहीं कहा गया PMLN से कि इस्तीफ़ा दो और उसके बाद हम जलसा करेंगे, हम ये करेंगे? हमने कब उनको रोका है वो अपनी पॉलिसी पे? खोड़ो साहब, उसका जवाब ये है, मैं अर्ज ये बताएं, मैं बताता हूँ क्यों नहीं हम कर रहे। हम तो बरमला जी राणा साहब क्यों इस्तीफे नहीं दे रहे, बताएं। खोड़ो साहब कह रहे हैं कि जब वो थे तो आप इस्तीफों की जिद किया करते थे। खोड़ो साहब इतने पुराने सियासतदान है, समझदार है, उनको पता है, और ये बड़ी कोई सीक्रेट बात नहीं है, दिस इज ओपन।
ऊपर सर मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, मैं सियासी वर्कर कहने के भी लायक पता नहीं हूँ कि ना हूँ। चले आप जो भी अपने आप कहें, लेकिन हम तो समझते हैं ये बात बड़ी अच्छी बात है, आप अपने आप को इस तरह समझते हैं, हम्बल है। लेकिन बात यही दुरुस्त है कि हम तो ओपन कहते हैं कि इस्तीफे मिलके देते 156 बंदे हम जो देते तो उसका इम्पैक्ट आता 100% इम्पैक्ट आता लॉन्ग मार्च। लेकिन अगर हम 90+ देंगे इनके बगैर तो उसका बताए मुझे इम्पैक्ट क्या आएगा? बिल्कुल उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, ना हम वो मकसद हासिल कर सकेंगे। राणा साहब जी, आप आज हमारे साथ आगे सुबह दे देते हैं इस्तीफे, बड़ो साहब सबसे पहले देते हैं, आप प्लीज आपको दे देते हैं। प्लीज आप मान लो कि ये कदम उठाकर हमें कंडेम करने की जो कोशिश थी वो गलत थी, हमें शोकाज भेजना गलत था। एक सेकंड हमने MRD भी देखी, हमने PDA भी देखी, हमने GDA भी देखी, हमने ARD भी देखी, इतनी सारी पार्टियां थी, ये साफ फैसला नहीं आता। हम सारे इज्जत वाले थे, चाहे छोटी पार्टियां हो या बड़ी पार्टियां वाले, सबकी इज्जत होती है और उनको साथ मिला के चलाने के लिए बड़ा ज़रा दिल गुर्दा भी चाहिए, हर एक की ओपिनियन सुननी पड़ती है और उसके बाद कोई ना कोई कंसेंसस बनाना पड़ता है। आप यकतरफा फैसला करके जो आपने कहा इस्तीफा दो तो लॉन्ग मार्च करेंगे, ये गलत था, आप मान लें। इसने नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान के अवाम को। पीपल्स पार्टी या PMLN की बात नहीं कर रहा हूं। इस बुरी हुकूमत से बचाने में ये हैं आलाकार। इस तरह की डिमांड करना आपके अपनी अपोजिशन का हवा निकाल दी आपने। ये पहला मिसाल नहीं है। नहीं खोड़ो साहब, मैं मौलाना साहब की खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, मैं मौलाना साहब की खिदमत में भी अर्ज कर रहा हूं। उन्होंने आज़ादी मार्च किया, आज़ादी मार्च लेकर वह गए इस्लामाबाद, फिर परवेज इलाही की गारंटी पर चले गए, फिर आज़ादी मार्च को खत्म करके चले गए और आप कह रहे हो कि जी अपोजिशन। तो खोड़ो साहब उस वक्त अमली तौर पर आप और मुस्लिम लीग नून उनके साथ नहीं थे ना, आप लोग गए और अपनी हाजिरी लगाकर वापस आ गए। अगर वो उस मार्च को कंटिन्यू रखते, क्या उनके हाथ आता? कितने रोज तक वो उस मार्च को जारी रख सकते थे? क्या दबाव डाल सकते थे हुकूमत पर? दोनों चीजें मुनासिब बात नहीं हो रही। पहली जो बात खोड़ो साहब ने की है, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि हेस्टी एक्शन पे बातें हुई और वो नहीं चाहिए थी इतनी हार्श बातें करनी। लेकिन ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। ये इल्जाम लगाते रहे, हम इन पे लगाते रहेंगे, यहाँ पे लगाते रहे थे, ये आलाकार या सुलतकार बने हुए हैं। अब तो ये दुनिया जानती है कि PMLN किस तरह टारगेट हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से और क्या क्या जुल्म ज्यादतियाँ हो रही हैं। लेकिन जो बात सही है वो ये थी कि लॉन्ग मार्च के साथ अगर इस्तीफे दे दिए जाते तो ये गवर्नमेंट नहीं रहनी थी। लेकिन साथ ये भी एक बात है इनकी, मैं मानता हूँ कि अगर अदम एतमाद में भी हम देख लेते जो कि कामयाबी होने के चांसेस नहीं थे, तो इनका ये एक जो सिलसिला था कि ये ऑप्शन एक है और इसको पहले हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, वो नहीं, हम कहते थे नहीं जल्दी में हम करें। लेकिन जब इन्होंने नहीं साथ दिया तो उसके बाद लॉन्ग मार्च या इस्तीफे वाली बात उस वक्त थी, वो बिल्कुल उसमें वो टीम नहीं थी, वो स्ट्रेंथ नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी उस वक्त। तो एक दफा बिल्कुल ही हो गया। दूसरी बात ये रही जो आप बात कर रहे हैं कि जी मौलाना साहब वाली, मौलाना साहब ने ना तो हमसे पूछ के वो बनाया था प्रोग्राम, हमें तो उन्होंने अनाउंस किया कि मैंने ये बना दिया है, आप मुझे, और उन्होंने इतने कहा कि आप मुझे रिसेप्शन दें और मुझे सिर्फ कोऑपरेट करें थोड़ा सा। लेकिन पार्टी ने भी उनको उधर से किया, सिंध से, इधर से हमने उनको किया और उनके साथ उधर हम बैठे भी रहे। ठीक है, चाहे वो तो माजी का हिस्सा बन गया। लेकिन पीपल्स पार्टी PDM से निकली, इसका नुकसान तो बहरहाल PDM को हुआ है ना। अब आप लोग आगे जलसे करने जा रहे हैं, लेकिन अब आप इस्तीफों के ऑप्शन पर आप नहीं गौर कर सकते, लॉन्ग मार्च अब आप उस ताकत के साथ नहीं कर सकते, वो उस ताकत से हम नहीं कर सकते। ये बात दुरुस्त है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए था जो हुआ है, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, इसको संभालना चाहिए था सबको। थैंक यू। लेकिन राणा साहब, ये अब शहबाज साहब अगर उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब, मैं सोच रहा था दूसरी जानिब से बयानात ऐसे आ रहे हैं कि वो कम नहीं हो पा रही। इमरान खान के जी निसार खोड़ो साहब। सर जी, मैंने सोचा
मैंने सोचा कि आपने इंट्रो दिया था कि कोविड के दिए हुए पैसे कहाँ गए। सर वो ब्रेक के बाद मैं उसी पर आ रहा हूँ। बहस कर ही नहीं जी रहे जी हो। जी, वो असल में आप लोग ही बहस उस तरफ निकल बहस कर ही गई, नहीं बात से बात निकल गई। असल में खोड़ू साहब ये चस्का लेते हैं ये सारे जो है ना मीडिया वाले, पहले ये मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मैं वही बात थी कोविड की कि इतने अरबों डॉलर मिले पाकिस्तान को और उन्होंने रिपीट कर दिया वो जनरल मुशर्रफ वाली बात। जनरल मुशर्रफ को मिली थी अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ने के लिए 3-4 अरब डॉलर। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ 1-2 अरब रुपए का डॉलर का हिसाब किताब दिया, बाकी हिसाब किताब ही गुम था। अब इमरान खान और मुशर्रफ में कोई फर्क नहीं है। इस वक्त तक आप कह रहे हो 3 बिलियन डॉलर मिले हैं, अब 3 में मिल रही है, खैरात में मिल रही है। सूबे चिल्ला रहे हैं कि हमें इजाजत दो कि हम वैक्सीन खरीद सकें, उसको जवाब नहीं दे रहे। बाकी कर क्या रहे थे इतना वक्त पर? क्या कोविड का पैसा लेके उन्होंने कर्जे की किस्तें उतार दी? तो बता देना कम से कम कौम पर ये एहसान कर दें कि जी हमने यूं किया। हमें क्या मिला? अभी कहीं जाके अनाउंस हुआ कि जी 20 अरब रुपए देंगे सिंध को कोविड की मद में कि कुछ अस्पतालों को बेहतर करेंगे, कुछ यूं करेंगे, कुछ यूं करेंगे, कुछ यूं करेंगे। 20 अरब रुपए कहां और 3 अरब डॉलर किधर? और वैक्सीन अभी 10% मुश्किल से लगी है लोगों को, 20% भी नहीं लगी और वो भी मुफ्त में मिल रही है। उसको बांटने के लिए, उसको लगाने के लिए हुकूमत की कमजोरियां सामने आ रही हैं। हम सूबे कह रहे हैं कि पैसे भरने के, हम अपने पैसे भरने के लिए तैयार हैं, हमें इजाजत दो। किधर के वो पैसे? अब ज़ाहिर है खोड़ो साहब, ये तमाम सवालात वो हैं जो कि हुकूमत से करने के हैं, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत वालों को जब इन मौज़ूआत पर हम बात करने बुलाते हैं तो उनके पास वक्त नहीं होता, या फिर ज़ाहिर है वो जवाब नहीं दे सकते, इसलिए इन मौज़ूआत पर बात करने से मैंने कहा कि भाई वो भूल क्यों गए? पीडीएम कहां से आ गई? एक छोटा सा कहां से आ गई? आपने शुरू किया कोविड का। अब राना साहब चूंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं, जरा इनसे भी जानते हैं कि अब इस मामले में हुआ क्या, ये रिपोर्ट क्यों अब तक नहीं छप सकी है, इसको क्यों छुपाया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं सबसे इसी मौजू पर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। खोड़ो साहब की भी इस पर राय जानेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। राना तनवीर साहब मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी से निसार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, ज़ाहिर है आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, ये तमाम कागजात, ये सारी डिटेल्स आपकी नज़रों से गुजरी होंगी। ये बेज़ाब्तगियाँ क्या वाकई हुई हैं तो फिर ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को क्यों ताख़ीर का शिकार किया जा रहा है, क्यों छुपाया जा रहा है? अब तक आप कुछ इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर पाएँ? देखिए, मैंने जब ये मीडिया में, प्रेस में, प्रिंट मीडिया में खबरें आई और बड़ी इसको मैंने पढ़ा तो उसमें तो 1200 अरब रुपीस की बात थी कि 1250 इनको मिले हैं और उसका कोई आगे नहीं ये रिपोर्टें भेज रहे, हमें नहीं भेज रहे उसके लिए देखने के लिए। तो मैंने जब ये पढ़ी तो उस पर मैंने नोटिस लिया और उससे मैंने रिपोर्ट मांगी फाइनेंस मिनिस्ट्री से और दूसरे अदारों से। तो वो तो और साथ ब्रीफिंग मांगी कि इस पर मुझे ब्रीफ करें ताकि इसको आगे लेके चले कि कहाँ गड़बड़ हुई है। यकीनी तौर पे मैं कहता हूँ गड़बड़ हुई है, ये मेरा अपना एक असेसमेंट है, क्योंकि जिस तरह हुआ है ये इन्होंने हैंडल किया है उसमें तो इतने पैसे इन्होंने दिए कहीं लगाए नहीं जिस तरह ये पैसे। और राना साहब, ये किस लेवल से गड़बड़ हुई है? ये हायर अपर लेवल से हुई है या फिर ये कहीं निचली सतह पर बेज़ाब्तगी हुई? डेफिनेटली जब नीचे उन्होंने अपनी साइड पे इतनी कमजोरियां, जिसका खोड़ू साहब ने बात किया, इतनी कमजोरियां थी तो वहां पे तो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा था कि किसी ऑपरेशनल साइड पे इतनी पंप एंड पैसा किया। जो वैक्सीन है वो तो मुफ्त में आ रही थी और दूसरी चीजें जो आपने देखा वो तो आए इन चीजों के कि डिस्टेंस और सोशल डिस्टेंस और मास्क वगैरह ने, क्या मास्क वगैरह तकसीम करते रहे हैं, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया उसमें, ना तो इश्तिहार की, ना अवेयरनेस थी, ना कहीं भी हमें तो नजर नहीं आई थी। कभी कभी वो स्मार्ट लॉकडाउन की बात कर देते थे, लेकिन मैं जो कल जब ये बात हुई, कल हमारी मीटिंग थी तो उसमें ये बात दोबारा एक हमारे ऑनरेबल मेंबर ने उठाई। तो वहाँ पे हमें एजी साहब ने कहा कि मैंने ऑर्डर जो करके भेजा और साइन मैंने नहीं किए, मैं साइन कर दूंगा और 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये प्रेसिडेंट साहब के पास चली जाएगी, फिर हमारे पास आ जाएगी। लेकिन उसका एक अपना प्रोसीजर है, लेकिन मैंने उसकी मंगवाई है या ब्रीफिंग के लिए कहा हुआ है
आप देखेंगे कि इसको बिल्कुल हम इसका वो जो होता है ना जी मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और आपके सामने ये सारी चीज आ जाएगी कि क्या हुआ क्या है। तो राणा साहब, जो 1200 अरब के पैकेज का, कोविड पैकेज का हुकूमत ने ऐलान किया था, ये पैसा उसमें तो नहीं इस्तेमाल हुआ? या फिर जो वैक्सीन खरीदी जा रही थी, ज़ाहिर है एस्ट्राजेनेका और फाइजर को तो खरीदा गया है बाकायदा ऑर्डर्स करके, तो ये पैसा उसमें तो नहीं इस्तेमाल हुआ? कितनी होगी? मतलब देखे ना, वो तो 1 लाख डोज अभी आई है, फिर वो कहते हैं हमने 10 लाख डोज लानी है, तो वो कितने की होगी? वो तो पीनट्स है ना। 1250 अरब की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे आने वाले दिनों में 10-15 दिन में आपको सारा आ जाएगा आपके सामने। सही, उसका हम कर रहे हैं साहब। ठीक है। तो खोड़ो साहब, ज़ाहिर है राणा साहब कह रहे हैं 10-15 दिन लगेंगे, तसल्ली रखें, ये मामला सामने आ जाएगा। ये बेज़ाब्ते की अपनी जगह, लेकिन आप देखें कि माशी अशारिया इस वक्त मुल्क के मुस्बत सिमत में जा रहे हैं। ये बजट आने वाला है, देखें बात सुने राणा साहब, जो हुकूमत बता रही है हमें, तो ज़ाहिर है वही जो शौकत तरीन साहब बता रहे हैं उसी को कोट करना पड़ेगा। मेरी बात सुन रहे हैं। अमेरिका में ऐलान किया कि कोविड की वजह से अगर आपका बिजनेस ख़त्म हो गया है या नुकसान में जा रहा है तो आप हमसे कर्जा लो और आसान किस्तों में वापस करना। ये वहाँ के लोकल लोगों के लिए उन्होंने ऐलान किया, जिसमें किसी को $50,000 मिले, किसी को $1 लाख मिले, किसी ने कितने लिए, किसने कितने लिए। और उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, उस कमज़ोर कारोबार को जिंदा रखने के लिए उन्होंने ये पैसों का इस्तेमाल किया। अगर पाकिस्तान को भी कोविड के पैसे इस तरह से इस्तेमाल करने के लिए मिले थे तो कम से कम बताएं तो सही ना। हमें अवाम को एतमाद में तो लें न कि जी हमारे पास अपने पैसे नहीं थे, कोविड के जो पैसे मिले हमने वो वर्ल्ड बैंक को किस्तें उतार दी कर्जे में, या IMF को दे दी, फलां को दे दी। ये बताएं तो सही। ये बड़े बुलंद मांग दावे तो ना करें ना कि जी रेवेन्यू जनरेशन में इतना इजाफा हुआ है। ऐसा तो ना कहा जाए ना कि 7,000 अरब हमें टैक्स से वसूल होंगे और टैक्स से वसूल हुए हैं। झूठे फिगर्स तो ना बजट में, झूठे फिगर्स देकर अपने लोगों को बेवकूफ तो ना बनाए ना। कुछ थोड़ा सा खुल के आ जाओ, थोड़ा सा हौसला करो, कुछ थोड़ा सा दिल बड़ा करो, पता चल जाएगा लोगों को। वैसे भी पता चल जाएगा, दुनिया अभी आपको क्या लग रहा है, आपको क्या इस पर शक हो रहा है इस मामले में कि ये जो पैसा था ये किसी और मद में इस्तेमाल कर लिया गया है? कोई मुल्क के कर्जे उतार दिए गए, कोई कर्जों की किस्त दे दी गई है? तो बताएं तो सही ना। वैसे नहीं तो फिर मैं ऐसे ही कहूंगा जैसे मुशर्रफ ने छुपाए ऐसे इसने छुपाए, जैसे मुशर्रफ ने हिसाब नहीं दिया ऐसे ये भी हिसाब नहीं देगा। मुशर्रफ कहां ले गए वो अरबों डॉलर, तो ये भी कहीं ना कहीं ले जाएंगे। ठीक है। अब राणा साहब, ज़ाहिर है हुकूमत खुद से नहीं बता रही तो पूछना आपका काम है, ज़ाहिर है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को आप हेड करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो पैसा है ये बिल्कुल इसमें गड़बड़ हुई है और किस सतह पे हुई है वो आपके सामने आ जाएगी और उसका हिसाब बिल्कुल हम एक एक पैसे का लेंगे, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें कोई भी हमारे जहाँ जरूरत पड़ी मजीद हम ऑडिट कराएंगे उसका और उसका सुराग भी लगाएंगे कि पैसा कहाँ है, किधर क्या है। तो ये कोई इंशाल्लाह आप देखेंगे हम बड़े इसमें प्रोएक्टिव कर रहे हैं काम। और इस रिपोर्ट को भी पब्लिक जी आप बात आचार्य की बात की कि वो बता रही है गवर्नमेंट, तो आपने बताया भी कि पहले क्या बात हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर करते थे, आप क्या बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये चीजें आज मैंने कल भी बताया था कि जो बजट की सैंक्शन है वो खत्म हो गया है। एक फजूल किस्म का बजट के फिगर्स ये ले आएंगे, झूठ का बुलंदा होगा और बाद में उसको ऐसे ही तो सारा साल उसको थोड़े थोड़े करके वो ज़मीनी बजट या कुछ उसमें तरमीम करते रहेंगे और करते रहेंगे। पहले ये कहेंगे कि हमने ये 6,000 तक टारगेट किया, मैं एक मिसाल देने लगा हूँ रेवेन्यू का, तो बाद में कहेंगे जी उसको दोबारा हमने रिवाइज कर दिया, फिर ये ले आएंगे 5500 पे, फिर ये कहेंगे अब फिर हमने रिवाइज कर दिया, फिर ये 5,000 पे ले आएंगे। अभी जो खोडू साहब ने बात की है वो 7,000 की बात नहीं करते थे, ये 8,000 की बात करते थे, क्योंकि हमने इनको दिया था 4,000 के करीब रेवेन्यू, क्योंकि हमें 1,900-1,700 के करीब मिला था, तो हमने डबल से भी ज्यादा करके तो दिया था 5 साल। इन्होंने कहा था हम 8,000 करेंगे। अभी आपने पढ़ा पिछले परसों पढ़ा कि 4100 कुछ इन्होंने किया है ये कलेक्शन मई के महीने तक,
एक महीना इसमें 200-300 कर लेंगे, 400 कर लेंगे, 4500 हो जाएगा। तो ये अभी टारगेट रहा, और ये रिवाइज पहले सारे इन्होंने पता है आपको रखा था 55 या 5600 रखा था टारगेट पहले साल, तो ये आ गया था 3700 पे। तो ये खुदा के लिए इनकी बातें ना सुने, ये झूठ बोलते हैं। दूसरा मुझे बताएं कि कोई इंडिकेटर्स नहीं होते, मैं इंडिकेटर्स कहता हूँ जी बड़े पॉजिटिव होंगे, लेकिन जब तक अवाम को ट्रिकल डाउन ना हो या उनको नजर ना आए, रिफ्लेक्ट ना हो उनके चेहरे पे, कोई रोज हमें कोई खुशहाली नजर ना आए, तो मैं समझता हूँ ये सारे। लेकिन राणा साहब, इस बार तो बजट आने से पहले ही हुकूमत की जानिब से बताया जा रहा है कि ये तनख्वाहों में भी इजाफा करने जा रहे हैं, कोई नए टैक्सेस नहीं लगाने जा रहे, कुछ टैक्सेस में कमी भी करने जा रहे हैं। मुझे ये बताएं, अगर ये 10% या 15% करते हैं और इन्फ्लेशन जो है वो 40% पे इन्होंने 3 साल में पहुंचा दिया है, आप 21% पे, हमने 4% पे दिया था, ये रिकॉर्ड की बात है। इन्फ्लेशन महंगाई जो थी 4% थी जब 2018 में इनको हैंड ओवर किया हमने, तो अब ये 21% पे चली गई है। उसका 10% में, हाँ ये अगर 50% बढ़ाएं तो बिल्कुल हम कहेंगे कि ठीक है, कुछ लोग कंपनसेट हो गए, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। तो ये मुझे नहीं समझ आती कि कीमतें तो आसमान को बातें कर रही हैं, वो कहते हैं जी डबल बात हुई है, तो बाहर चीजें महंगी हुई हैं, जो बात करें उनसे, लोगों से, घी वालों से या दूसरे से। दूसरा वो कहते हैं कि जी हमें डॉलर की जो इन्होंने किया उससे फर्क पड़ गया, लेकिन यहाँ जो गंदम है, यहाँ जो हमारे चीनी है, उसको क्यों कौन सा बिल्ला खा गया, मुझे बताएं। कहाँ ये कहते हैं, एक तरफ कहते हैं बड़ी बूस्ट बम्पर खराब हुई है हमारी, दूसरी तरफ ये है कि आटा जो है वो लोगों के बस में नहीं रहा। आटा तो एक बेसिक चीज है, और मैं आपको बताऊं जो ब्लेसिंग है, वरना तो खा जाते हैं अभी तक। ब्लेसिंग ये है कि 70% पॉपुलेशन तो रूरल एरिया में है, उनका गुजारा अपनी वो छोटी मोटी गंदम घर रख लेते हैं और वो पीस फंसा के खा लेते हैं। अगर हुकूमत की बात पर तो ऑपोजिशन की जमातों को ज़ाहिर भरोसा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब, राना तनवीर साहब मौजूद थे। और ऑपोजिशन की जमातें इस वक्त हुकूमत के मुस्बत माशी अशारिये को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है और आने वाले बजट को भी बिल्कुल मुस्तरद कर रही हैं। और मसाइल हैं लोगों के लिए, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। बिजली आए या ना आए, भारी बिल जरूर आएगा। कराची वाले जो के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग और महंगी बिजली से पहले ही परेशान थे, अब उनकी परेशानी और बढ़ने वाली है, क्योंकि नेपरा ने एक बार फिर के इलेक्ट्रिक को बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद के इलेक्ट्रिक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कराची वालों से 8 अरब 39 करोड़ रुपए इजाफी वसूल करेगी। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक 7 माह के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में 4 माह के लिए टैरिफ में इजाफा हुआ है और 3 माह के लिए टैरिफ में मामूली कमी की गई है। बिजली की कीमतों में जुलाई 2020 के लिए फी यूनिट 73 पैसे, अगस्त 2020 के लिए 31 पैसे, सितंबर 2020 के लिए 71 पैसे और दिसंबर 2020 के लिए 50 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया गया है, जबकि जून 2020 के महीने में भी 75 पैसे और अक्टूबर 2020 के लिए टैरिफ में सिर्फ 3 पैसे, जबकि नवंबर 2020 के लिए 1 रुपए 10 पैसे फी यूनिट कमी की गई है। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक जून, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर 2020 के FCA का इतलाक जून 2021 के महीने के बिल में होगा, जबकि सितंबर, नवंबर और दिसंबर 2020 के FCA का इतलाक जुलाई 2021 के महीने के बिल में किया जाएगा। यहां पर गौर तलब और हैरान कुन बात यह है कि कीमतें बढ़ने का इतलाक तमाम सार्फिन पर होगा, जबकि कीमतों में कमी का इतलाक 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वालों यानी गरीबों और मिडिल क्लास तबके पर नहीं होगा। एक और गौरतलब बात यह है कि फ्यूल एडजस्टमेंट्स कीमतें बढ़ाई गई हैं, इजाफा किया गया है, वो महीने जिन महीने बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होती है और ज़्यादा यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, 400, 500 और कुछ घरों में 600 से भी ज़ायद यूनिट्स गर्मियों के महीनों में इस्तेमाल होते हैं। और जिन महीनों में कमी की गई है वो शदीद सर्दी के महीने हैं, जिनमें यूनिट्स और बिजली का जो इस्तेमाल है वो बहुत कम हो जाता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत सिंध कोरोना के बाइस लगाई गई पाबंदियों में फिलहाल कमी करने के मूड में नहीं है। कल वजीर आला सिंध की जानिब से एक बड़ा सख्त ऐलान सामने आया कि वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन को आइंदा माह तनख्वाह नहीं मिलेगी। आवाम से वो इल्तिजा कर रहे हैं कि कोरोना के खतरे को संजीदगी से लें, जबकि ताजिरानुमा, रेस्टोरेंट और होटल मालकान, शादी हॉल मालकान सिंध हुकूमत से ये अपील कर रही है कि उन्हें कारोबार करने की परमिशन दी जाए। आज ताजिरों की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि कल हफ्ते का रोज़ है और 6 बजे नहीं बल्कि एहतजाजन कल 8 बजे तक दुकानों को खोला रखा जाएगा, कारोबार खुला रहेगा। चूंकि ताजिरों ने 72 घंटे का अल्टीमेटम सिंध हुकूमत को दिया था, लेकिन वो 72 घंटे गुजर गए। सिंध हुकूमत की जानिब से कोई खातिर ख्वाह जवाब सामने नहीं आया। गो कि 1-2 बुजुर्ग की जानिब से ताजिरों को ये यकीन दहानी भी करवाई गई थी कि चंद एक दिनों में ऐलान होने वाला है, एक आध दिन में यह ऐलान हो जाएगा कि 8 बजे तक अब कारोबार खोला जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब ताजिरों ने खुद से कल 8 बजे तक एहतजाजन ये कारोबार खोलने की बात की है। अब रेस्टोरेंट्स क्या खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, ताजिरों का इस सिलसिले में कौन कौन साथ देगा, कोरोना SOPs पर अब तक खुद ताजिर और ये जो मुख्तलिफ कारोबारी हल्के हैं ये कितना अमल कर रहे हैं, कितना इसको सीरियस ले रहे हैं हमले को, और ख़ुद किस हद तक वैक्सीनेट कर लिया है, कितने फ़ीसद लोग इनमें से वैक्सीन लगवा चुके हैं, इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। चूँकि इन लोगों का कारोबार भी इस पूरे लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। फैज़ान रावत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। कैस मंसूर शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो फैज़ान साहब ये बताइएगा कि कल ताजिरों ने तो ऐलान कर दिया कि वो 8 बजे तक अपना कारोबार जारी रखेंगे, अब उस पर कोई कार्रवाई होती है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, FIR वगैरह दर्ज होती हैं लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर, तो फिर वो भी अपना लाएअमल देंगे। आप लोग भी उनके साथ हैं? देखिए, हम तो शुरू से एहतजाज के खिलाफ हैं और एहतजाज से मसले हल नहीं होते। देखिए, इस वक्त ताजिरों को भी चाहिए कि गवर्नमेंट से कोऑपरेट करें, गवर्नमेंट को चाहिए ताजिरों से कोऑपरेट करें। ऊपर से जो इन्होंने टाइम खोला हुआ है सुबह 5 बजे से लेके शाम 6 बजे तक का, इन गवर्नमेंट को चाहिए कि सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे कर दे, ऊपर से 5 घंटे काट ले, नीचे से 2 घंटे बढ़ा दे। फेस सेविंग ताजिरों की भी हो जाएगी, गवर्नमेंट की भी हो जाएगी। दूसरी चीज, बैंक के भले 1-2 घंटे आप कम कर लें, रश आर एक साथ रश उठता है, जैसे रेवड़ एक साथ निकलता है ना। इन्होंने कोरोना, एक बात ही बताएं मुझे, कोरोना फैलाना है या रोकना है? तो अगर फैलाना है तो 6 बजे सब कुछ बंद कर दें, सारे रोडों पे जाम हो जाएंगे, 2-2 घंटे तक जो है ना रोड जाम रहेंगे। आप इनको कोई अकल देने वाला नहीं है। 5 घंटे ऊपर से कम करें, नीचे से 2 घंटे बढ़ा दें, बैंक टाइमिंग 2 घंटे भले पीछे ले आए, 1-1.5 घंटा भले पीछे ले आए, ताकि एक साथ रोडों पे रश नहीं हो। और देखिए, हमारे साथ तो इशू ही डिफरेंट है। हमें तो वैसे ही टाइम दिया हुआ है टेक अवे डिलीवरी के लिए रात 12 बजे तक का। आप मेरे साथ चलें, कोई भी मेरे साथ चले, मैं उसको ले चलता हूँ। टेक अवे का मतलब है कि टेक अवे कोई ले जा सकता है वहां से। आप मुझे बताएं कि कोई शटर नहीं खोलने दे रही है, शटर खुलेगा तो टेक अवे होगा, बोर्ड जलेगा तो लोगों को पता है यहाँ पर। तो फैजान साहब, इसके बावजूद भी आप ताउन करने की बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है ताजिरों ने भी 3 दिन पहले इनको वक्त दिया था 72 घंटे का, जब कोई जवाब नहीं आ रहा। आप लोग भी बार बार अपने मुतालबात इनके सामने रख रहे हैं। जब हुकूमत सुनने कोई तैयार नहीं है तो फिर या तो आप बर्दाश्त करते रहें या फिर आपको अपने हक के लिए एहतजाज करना पड़ेगा। कोई एक रास्ता तो इख्तियार करना पड़ेगा। असल में ताजिरों के पास भी लीडर नहीं है। सिराज कासिम तेली साहब एक जमाने में थे, तो देखिए डायलॉग होगा वन साइड, ये बोथ साइड, 3 साइड, 4 साइड डायलॉग नहीं होते। हर किसी, देखें आज आप सिंध गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, कल आप गवर्नर हाउस चले जाते हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट के रिफ्ट्स हैं। ये आपस की रिफ्ट में पूरे ताजिरों का नुकसान हो रहा है, पूरे मुल्क का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। जिस तरह पोलियो का बाद में पता चलता है ना, ये भी हमारी इंडस्ट्री को पूरा पोलियो हो गया है। आपने कोविड से बचाना है ना, तो कोविड तो हमें हुआ है ना, हमारी इंडस्ट्री को कोविड हो गया ना, वेंटिलेटर पे पड़ी हुई है, उसके भी फेफड़े खराब है हमारी इंडस्ट्री के, उसको कोई वैक्सीनेशन नहीं दे रहा। नई इंडस्ट्री खोलने की बात कर रहे हैं, पुरानी इंडस्ट्री दफन होने जा रही है। और भाई ये मरने जा रही है इंडस्ट्रियां, आज नहीं पता चलेगा, ये कब पता चलेगा। ठीक है, तो कैस मंसूर साहब, फैजान साहब मैं आता हूं आपकी तरफ वापस। कैस मंसूर साहब, ये 2 रोज पहले तक सब ये कह रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर का एक मुआशी कत्ल हो रहा है, हुकूमत की जानिब से कत्ले आम कर रही है ये हुकूमत। लेकिन अब वज़ीर आला का कल आपने बयान देखा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक दी जाएंगी अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। तो ये प्राइवेट सेक्टर में किस हद तक लोग, खासतौर पर आपकी अपनी इंडस्ट्री में किस हद तक लोग अपने आप को वैक्सीनेट कर चुके हैं, वैक्सीन वगैरह आप लोगों ने लगवा ली हैं? देखिए, उन्होंने जुलाई का अल्टीमेटम दिया है कि जुलाई से तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, तो प्राइवेट सेक्टर खोलें, हम भी जुलाई तक सारों को वैक्सीनेट कर देंगे। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के लोगों को 1 महीना दे दिया है कि नौकरी पे भी आओ, रश भी करो, क्राउड भी करो, जो मर्जी आए करो, बस 1 जुलाई तक टाइम दिया। तो हमारा कल से इनको इंडस्ट्री खोलनी है। हमारे कन्वीनियर जो रिजवान इरफान साहब हैं,
जिन्हें आज ताजिर इत्तेहाद, सारी ताजिर कम्युनिटी ने आज उसको इलेक्ट किया रिजवान को एज ए कन्वीनियर, ठीक है। और एक हमारी कमेटी बनी है जो पूरा फाइट करेगी। और 8 बजे का जो ऐलान है कि कल से हर किस्म का ताजिर 99.99% ताजिर उनके साथ मुत्तफिक है, उनको इलेक्ट किया गया है। और एक पेज पे जिंदगी में पहली दफा ताजिर आया है और कुरान के हलफ के बाद आया है। इसलिए ये चीज छोड़ दें कि आपको एक ताजिर कुछ कहेगा, एक ताजिर कुछ कहेगा, एक ताजिर कुछ कहेगा। कल से 8 बजे तक मार्केटें खुली होंगी, आप जेल भरें, हवालात भरें, किसी को कोई फिक्र नहीं है। मार आपने कैसे दी है तो फायदा क्या जिंदगी का। आप परसों नासिर शाह साहब से आप मिले, उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह आगे एक्सटेंड नहीं होगा। कल सईद गनी साहब से मिले, आगे एक्सटेंड नहीं होगा। और अभी तक 72 घंटे पहले जब हमारे लीडरान ने हमारे बड़े अतीक मीर साहब का रुतबा देखें, गोपलानी साहब को देखें, आप रिजवान इरफान को देखें, इनकी कुर्बानियां कितनी है। और उसका सिला यह है कि उनकी इतनी इज्जत नहीं है कि 72 घंटे में हुकूमत उनके साथ जाके एक फोन तो करे, एक कोऑर्डिनेट तो करे। क्यों नहीं किया उनके साथ। और बंदा के 6 अप्रैल से कराची में पाबंदी लगी हुई है, एक दिन से नहीं लगी हुई। आज क्या डेट हो गई है, आज क्या, कल पूरे 2 महीने होने को आए हैं। कितना जिंदा रहेंगे, किस तरह जिंदा रहेंगे। हुकूमत तो खुद इस मामले पर हुकूमत तो खुद तकसीम का शिकार है। सईद गनी साहब कल आपको कह रहे थे कि 1 या 2 रोज में इससे मुतालिक कोई फैसला आ सकता है, पाबंदियां नरम हो सकती हैं। लेकिन वजीर सेहत अजरा पिछू साहब ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने बता दिया कि सिंध हुकूमत कोई SOPs को कम करने नहीं जा रही, पाबंदियां उसी तरह बरकरार रहेंगी। सर इसका इलाज ही SOPs है। जब रेस्टोरेंट्स ने, शादी हॉलों ने, बिजनेस कम्युनिटी ने, ताजरों ने, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट वालों ने, हर एक ने कह दिया SOPs का हम ख्याल रखेंगे। जैसे हुकूमत ने कह दिया 1 जुलाई से पहले वैक्सीन लगाओ, तो हम भी तो लगा रहे हैं ना। मैंने भी लगवाई हुई है वैक्सीन, क्या मैं अपना काम नहीं कर सकता। इनको फौरन कल खोलना चाहिए। ताजरों के साथ ये ना लड़ाई लें। सही। हम इनके भाई हैं, हमने इनको इलेक्ट किया हमारे पैसों से। SOPs की पाबंदी पर तो आप जोर दे रहे हैं कि SOPs बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ वैक्सीनेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी अपनी इंडस्ट्री में ताजिर बरादरी ने किस हद तक अपने आप को वैक्सीनेट करवा लिया है? मैं कहता हूं आधे से ज्यादा लोगों ने करा दी। और जब तक ये मंडे तक खोलेंगे, मंडे को जो अनाउंस कर रहे हैं ये कल, जो इन्होंने वादा किया हुआ है कि मंडे से टाइमिंग भी 8 से 9 बजे हो जाएगा, पार्लर वालों का भी हो जाएगा और रेस्टोरेंट भी आउटडोर हो जाएंगे, शादी हॉल भी खोल दिए जाएंगे एक लिमिट तक 150। देखिए NCOC ने अनाउंस किया हुआ है 150 बंदों का। आप NCOC की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फेडरल NCOC को सारे सूबे मानेंगे। आपकी PTI से लड़ाई है, हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। हमारे फंड से आपकी तनख्वाहें निकलती हैं, आपकी गाड़ी के पेट्रोल आते हैं, आपके घरों में, दफ्तरों में AC चलते हैं, और आप हमारे साथ जाती कर रहे हैं। कल से सारा ताजिर, तमाम ताजिर बरादरी मुत्तहिद है और कल ये एहतजाज करने जा रही है। का फैसला है। तो फैजान साहब 8 बजे से पहले गवर्नमेंट हमारे कन्वीनियर रिजवान इरफान से राब्ता करें, ठीक है, उनके साथ सेटल डाउन करें और इस इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्री, ठीक है। चलें, कैसा पॉइंट आपका आ गया, जरा फैजान साहब का इस पर मैं पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। फैजान साहब, अब ये आप क्यों अब खुद को सिंगल आउट कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स वाले? आप लोग भी, अगर ये मुतालबा आप लोग का है तो ताजिरों का साथ दें। आप भी कह रहे हैं कि हुकूमत से आप ताउन करने को तैयार हैं, हुकूमत तो आपसे ताउन नहीं कर रही, फिर इस एहतजाज में ताजिरों के आप साथ हैं? क्योंकि आप लोग के भी डाइन इन का मसला है, उस पर पाबंदी लगी हुई है अब तक। देखिए, हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके 1 से 1.5 घंटे बाद हमारी नासिर शाह साहब से मुलाकात हुई। उसके बाद हमारी उनके साथ उनके घर पे मुलाकात हुई। हमारी एक ही दिन में 2 मुलाकातें उनसे हो गई। उन्होंने हमें यकीन दहानी भी करा दी। वो उसकी भी उन्होंने क्या यकीन दहानी कराई है फैजान साहब? क्योंकि आपके सोशल मीडिया साइट पे, आपकी सोशल मीडिया से जो एक वीडियो वायरल हुई है, उसके मनाजिर देखने के बाद तो लगता है कि हर एक को एहतजाज के लिए निकलना चाहिए। जिस तरह से उसमें आंसू बहते हुए हम देख रहे हैं, वो तो जाहिर है आपने खुद ही वो वीडियो वायरल की है। उन्होंने 8 बजे के ऊपर एग्री हैं, रेस्टोरेंट्स वाले भी एग्री हैं। रेस्टोरेंट का एक इशू, ठीक है, कैसा रुकेगा जी फैजान साहब जी? रेस्टोरेंट तो ऑलरेडी 12 बजे तक खोले हुए हैं। ये 8 बजे का इशू तो हमारा है ही नहीं। हमारा इशू तो डाइन आउट का है, पेटी हाउस का है, ठीक है ना। दुनिया भर में पेटी हाउस खोले हुए हैं, यूरोप में खोले हुए हैं, पूरे अमेरिका में जहां पर आफत आ गई उधर खोले हुए हैं। हमने शाह साहब को बताया कि सर ये तो आपका असल बिजनेस तो होता ही डाइन आउट पर है ना, वो टेक अवे पर या डिलीवरी पर आप लोग कितना बिजनेस कर सकते हैं? सर 15% लोग काम करते हैं टेक अवे डिलीवरी पे। 85% ऑफ द इंडस्ट्री हमारी जो वर्क करती है डाइन इन और डाइन आउट पे, जिसको इन्होंने मफलूज कर दिया है। बात दरअसल सर ये है कि आपने फॉलो करना है ना, आपने मुल्कों को फॉलो करना है ना। आप USA में देखें, यूरोप में देखें, जहाँ तबाही आ गई, उधर वो फूड इंडस्ट्री को उन्होंने बंद नहीं किया, उसको ज्यादा खोला है कि लोग मतलब भूख ना मर जाए, भूख से ना मर जाए। वो पेटी हाउस खोले हुए हैं। ये तो हाईवे के रेस्टोरेंट आप देखें, एक टेबल दूसरी टेबल से 15 फीट दूर बैठती है, 20 फीट दूर बैठती है। आप उनको तो खोल दे।
हमारी पूरी इंडस्ट्री इस वक्त जो है ना वेंटिलेटर पे आ गई है। आप बात करते हैं फैजान साहब, नासिर शाह साहब से 2 मुलाकातें हुई, उसमें फिर ब्रेक थ्रू क्या हुआ, आगे पेशरफ्त क्या हुई, क्या यकीन दहानी कराई उन्होंने मुझे मेरे साथ बैठे, उन्होंने मुझे कहा कि आपका क्या मुतालबा है। तो मैंने कहा सर एक बात बताएं, आपने कहा रेस्टोरेंट बंद कर दो, हमने बंद कर दिए, ये सेसी के बिल हमारे पास क्यों आ रहे हैं? स्टाफ तो है नहीं, तो वो तो डेली वेजेस का स्टाफ है। तो कहने लगे जी सिंध लेवल के जितने टैक्सेस हैं, मैंने कहा आप डेफर्ड कर दें, कराची का ताजर किसी से भीख नहीं मांगता, आप डेफर्ड कर दें, हम बाद में दे देंगे, हमने किसी का नहीं पैसा खाया हुआ। और हमारा रेस्टोरेंट बंद है, वो लोकल टैक्सेस के बिल आ रहे हैं, जेनसेट्स के बिल आ रहे हैं, ये भरे, मालिक मकानों के पैसे भरे, हमारे लोगों की परेशानियां भरे। आप यकीन करें वो एक आदमी रो रहा है, मैं अकेला नहीं रो रहा, मेरे रेस्टोरेंट में आ जाए, दूसरों के चले जाएं। फैजान साहब, नासिर साहब ने जवाब क्या दिया? नासिर साहब ने क्या आपको यकीन दहानी कराई? उन्होंने मुझे कहा सर, उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई कि लोकल टैक्सेस हैं, सिंध गवर्नमेंट जो लोकल टैक्सेस डील करती है और सिंध SRB डील करती है, हम इसमें आपको भरपूर रिलीफ देंगे, हम डेफर्ड नहीं करेंगे, हम हो सकता है इसमें आपको अच्छा रिलीफ दे दें। मैंने कहा जी कब देंगे? तो उन्होंने कहा जी हम परसों बैठ के बात करके इसका कोई ना कोई सदेबाब हम निकालेंगे। और दूसरी उन्होंने ये बात बोली, मैंने कहा सर हमारे लोग पूछेंगे कि आप क्या नासिर शाह साहब से क्या वो लेकर आए, तो एक वीडियो छोटी सी उन्होंने मुझे बनाई के दी 1 मिनट की, जिसमें वो यकीन दहानी करा रहे हैं कि मैं डायनॉट की बात भी करूंगा, फलानी बात भी करूंगा। सर मेरी कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ एनसीओसी ने जो डिसीजन लिए हैं, वी आर विद एनसीओसी, वी आर विद फेडरल गवर्नमेंट, वी आर विद सेंट्रल गवर्नमेंट। चलें फैजान साहब, नासिर साहब की यकीन दहानी पर आपको यकीन है? कैसा, बिल्कुल एक जुमले में बता दीजिएगा, अगर कल तक कोई हुकूमत सिंध आपसे राब्ता नहीं करती तो मार्केट 8 बजे तक ही खुलेंगी अब रोज? सिंध की ताजिर बरादरी को मैसेज देता हूँ, कल 8 बजे तक आपने, हमारे कन्वीनियर ने जो रिजवान इरफान ने जो अनाउंसमेंट की है कि कल 8 बजे तक मार्केटें खुली होंगी, आप सबको 8 बजे तक खोल के रख ली हैं, आप ये करेंगे, आपका ठीक है। चलें, आपकी पूरी ताजिर बरादरी तक ये मैसेज आपका फैजान साहब कैसा पहुंच गया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैस मंसूर शेख साहब, फैजान रावत साहब और ताजिर बरादरी इस वक्त बहुत परेशान है और इसीलिए अब मजबूरन एहतजाज पर उतरी है। तो हुकूमत को भी चाहिए कि इनकी मुश्किल को समझे और इनके हक में कोई बेहतर फैसला करे। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।